हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना मॉक टेस्ट नंबर 2। पूरा सिलेबस आपका ख़त्म हो चुका है। एक चैप्टर मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, वो है प्रायिकता। उसको मैं पढ़ा दूंगा, इस बार मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। उससे पहले हम लोगों ने जितना पढ़ा है उन सारे क्वेश्चनों को हम एक बार प्रैक्टिस करेंगे। जो भी हमारे 10 से 12 या 15 जो भी मॉक टेस्ट होंगे, उन मॉक टेस्टों के थ्रू हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और अपने कंसेप्ट को और अच्छा करेंगे। क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है कि मैथ में जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए लाभदायक होने वाला है। तो एक बार वीडियो को आप शेयर कर दीजिए उन सभी दोस्तों के संग जिनका बैक पेपर है, यानी जिनका 4th सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिए हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में अपने और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ 3, उसके बाद रूट 4 के अंदर 4 है, फिर रूट 5 में सबसे छोटी बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, क्या होगा। देखो यहाँ से क्वेश्चन कई बन सकते हैं। एक तो आपसे सबसे छोटी संख्या पूछ सकता है, दूसरी आपसे यहाँ सबसे बड़ी संख्या पूछ सकता है, तीसरी चीज़ इसको आपको आरोही क्रम में लगाने को कह सकता है, और चौथी चीज़ आपसे इसके अवरोही क्रम में लगाने को कह सकता है। सारे कंसेप्ट इसके समान रहेंगे, बस समझना आपको ये है कि कैसे इसको हम लगाएंगे, इसका मेथड क्या होगा। तो आइए ज़रा हम शुरुआत करते हैं। मैंने घातांक करणी में आपको क्या बताया था कि अगर इसके अंदर कोई नंबर लिखा है, अगर इसके अंदर कोई नंबर लिखा है, यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हम कितना मानते हैं 2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट होता है। और हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं a⁴ क्योंकि 2 जाता है तो यहाँ पर नीचे बट्टे में लग जाता है। वही काम सर्वप्रथम हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो ज़रा आओ देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो देखो क्यूब रूट ऑफ 3 है, ये क्यूब रूट ऑफ 3। जब 3 को हम उधर ले जाएंगे तो ये क्या 3 की पावर 1/3 बन जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 4 है, तो इस क्यूब रूट ऑफ 4 में हम 4 को उधर ले जाएंगे तो ये 4 की पावर 1/4 बन जाएगा। ऐसे हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो स्क्वायर रूट 5 में आपको पता यहाँ कुछ नहीं मतलब 2 है। अगर कुछ नहीं है तो 2 हम अपने आप से लगा लेते हैं, वो होता है ऐसा क्योंकि इसका मतलब ही स्क्वायर रूट होता है। तो अगर यहाँ कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1/2। अब आधा काम आपका हो गया है। अब करना क्या है आपको, ये जो आपको दिख रहा है हर में 3, 4 और 2, जो पावर के हर में है 3, 4 और 2, इनका आपको एलसीएम ले लेना है। तो अगर मैं एलसीएम लेता हूँ 3, 4 और 2 का, अगर मैं एलसीएम लूँ तो 3 और 4, 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आपको पता है एलसीएम 12 हो जाएगा। जो एलसीएम लिए हो ना उससे इन सब में इंटू करा दो। तो मैंने यहाँ पर भी क्या किया सर, 12 से गुना करा दिया, यहाँ पर भी मैंने 12 से गुना करा दिया, और यहाँ पर भी मैंने 12 से गुना करा दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, काट दो। 3 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 3 की पावर कितनी आ गई, 4 आ गई। ये 3 की पावर 4 हो गई। 4 से काटेंगे कितनी बार, 3 बार, तो ये 4 की पावर कितना आ गया, 3 आ गया। 2 से काटेंगे कितनी बार, 6 बार, तो ये 5 की पावर कितना आ गया, 6 आ गया। अब आप आसानी से उत्तर दे सकते हो। 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 3 तियाँ 9 तियाँ 27 तियाँ 81, तो 3 की पावर 4 का मतलब 81 हो गया। 4 की पावर 3 का मतलब 4 का क्यूब यानी कि 64 हो गया। और 5 की पावर 6 का मतलब 5 पंजे 25, पंचे 125, पंचे 625, फिर 31 25, फिर 15,625। तो ये तो जो नंबर होगा ना, ये सबसे बड़ा नंबर होगा, यानी ये बिगेस्ट नंबर होगा। बिगेस्ट नंबर, सबसे छोटा। आपसे पूछा था सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा 81 होगा कि 64 होगा कि 5 की पावर 6 होगा, तो सबसे छोटा 64 होगा। तो 64 आपको उत्तर नहीं देना, 64 कहाँ से आया है,
स्क्वायर रूट ऑफ 4 रूट ऑफ 4 ना, तो सबसे छोटा आपसे पूछे है तो आप छोटा क्या लिखोगे, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। यही क्वेश्चन का आंसर है। अगर सबसे बड़ा पूछता तो ये सबसे बड़ा है, इसके सामने ये वाली संख्या सबसे बड़ी आ जाती। अगर इसे अवरोही क्रम में पूछता तो सबसे पहले सबसे बड़ा लिखते, फिर इसके बाद इससे छोटा, फिर सबसे छोटा। आरोही क्रम में सबसे छोटा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। तो 4 प्रश्न यहाँ से आपके बन सकते हैं और चारों का कंसेप्ट बिल्कुल यही रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको पहला प्रश्न समझ में आया होगा। ऐसा प्रश्न आपके पेपर में आएगा और सिलेबस में आपके है भी, और पेट में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि घातांकरणि वहाँ पर भी बहुत अच्छे से आपको दिया गया है। ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, √4। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। 2 नंबर प्रश्न पढ़ो क्या कह रहा है और लगाने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप आसानी से जवाब दे सकते हो और इस प्रश्न में बस थोड़ा सा आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक क्यूबॉइड है, एक घनाभ है जिसकी भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। तो एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। जो एक क्यूबॉइड है उससे आपको एक क्यूब बनाना है, और क्यूब बनाने के लिए कितने घनाभों की, कितने घनों की आवश्यकता होगी, वही क्वेश्चन पूछे हैं। ज़रा मेरी बात को आप समझने का प्रयास करना। जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ तो प्रश्न संख्या 2 कह रहा है एक घनाभ की भुजाएं। कोई घनाभ रहा होगा जिसकी भुजाएं फला फला हैं। तो हम अगर घनाभ का आयतन आपसे पूछें कि घनाभ का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, सर होता है L इंटू बी इंटू के एच, यही होता है। यानी कि ये हो जाएगा, ये कितना दिया गया भैया, 5 गुणे 2 गुणे 5, यानी ये 5 गुणे 2 गुणे में 5, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 पच्चे 50, और सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये तो वो चीज़ हो गई जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी, लेकिन बात कर रहा है घन की। किसकी बात कर रहा है, घन की। अब एक बात हमें बताओ, घन और घनाभ में मेजर डिफरेंस क्या होता है। जो एक पूरा ना सत्य होता है वो अंतर क्या होता, अंतर ये होता है कि घनाभ में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि घन में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस प्रश्न में बस यही लॉजिक आपको पकड़ना है, क्योंकि इसमें घन की कोई भुजा नहीं दी गई है। तो घन की भुजा, आप घन का आयतन तो पहले निकालोगे। घन का आयतन कैसे निकलेगा, 50 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब आपको पता है कि घन और घनाभ में अंतर है, मतलब घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि घन की भुजाओं को बराबर करना पड़ेगा। घन की भुजाओं को क्या करना पड़ेगा, आपको बराबर करना पड़ेगा। और अब बराबर कैसे करोगे, तो उस बात को आपको समझना है। सबसे पहले तो ये तो भुजा होंगी ही होंगी, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर आयतन ही निकाल लेते हैं कि आयतन क्या होगा घन का। ये घन के आयतन की बात कर रहे हैं, तो ये भुजा तो होंगी, यानी 5 इंटू 2 इंटू 5, ये 5 तो होगा ही होगा। अब भुजाएं कैसे बराबर करेंगे उस बात को समझो। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो इसका अपोजिट क्या हुआ, 2, यानी एक 2 से हम मल्टीप्लाई करा दें। 5 के लिए 2 कराएंगे, और 2 का अपोजिट क्या है, 5, इससे हम 5 से मल्टीप्लाई करा दें। फिर 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दें। अब ये बन जाएगा आपका क्या, घन का आयतन। घन की भुजाएं बराबर, भाई 5 था, 5 का अपोजिट 2 था, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। 2 था ना, तो 2 का अपोजिट 5 था, 5 से मल्टीप्लाई करा दिया। 5 था, 5 का अपोजिट 2 था, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो अल्टीमेटली ये आयतन निकल कर आया कितना, 5 दूनी 10, 10 पचे 50, और 50 दूना कितना हो गया, 100 पंचे 500 दूना 1000, यानी ये आ गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको घन का आयतन पता है, आपको घनाभ का आयतन पता है, तो अब आप नंबर ऑफ क्यूब निकाल सकते हो, घनों की संख्या।
आसानी से निकाल सकते हो। और मैंने बताया है कि घनों की संख्या आप कैसे निकालोगे, जो आपका पूरे घनाभ का आयतन आया है, यानी ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो आया है, डिवाइड कर दो किससे, इस घनाभ के आयतन से, यानी कि 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर खत्म, 0 0 खत्म, 5 दूनी 10, यानी कितने घनों की आवश्यकता होगी, तो 20 घनों की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन का जवाब है, 20 घनों की आवश्यकता होगी, यही क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। फिर से बता रहा हूँ, ये आपका क्यूब क्यूबाइड, यानी ये जो आप मेंसुरेशन पढ़ते हो ना, उस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका क्यूब वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, घनमूल वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर क्या किया, बेसिकली हमें पेयर बनाने थे, क्योंकि इसको बराबर करना था। 5 के लिए हम 2 का पेयर बना लिए 2 से इंटू, 2 के लिए 5 का पेयर बना लिए 5 से इंटू, 5 के लिए 2 का पेयर बना लिए 2 से इंटू, और तुरंत आंसर आ गया। चीज़ें बिल्कुल समझ आ गई, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पे पहुँचते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, पढ़ो और उत्तर देने की कोशिश करो। प्रश्न संख्या नंबर 3, ये क्वेश्चन आसान है, 3 नंबर, इसका उत्तर आप दे दोगे। क्वेश्चन है कि एक घनाकार कंपोस्ट गड्ढे का आयतन, कंपोस्ट मतलब खाद, कोई घनाकार गड्ढा है, उसमें कंपोस्ट भरी हुई है और जिसका आयतन 13.824 मीटर क्यूब है। गड्ढे का आपसे क्या पूछे, हाइट पूछे। बस एक चीज़ पकड़ लो, क्वेश्चन में लग जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, घन के आकार का है, क्यूब के आकार का है। और क्यूब हमारा कैसे बनता है, आपको पता है कि क्यूब में जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती, ऊंचाई होती, वो सारा कुछ सेम होता है। ये आपका ऐसे क्यूब होता है। तो इसका आयतन आपको दिया गया है 13.824। तो आयतन हम अगर बात करें कि क्यूब का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है एक क्यूब। एक क्यूब की वैल्यू आपको कितनी है, 13.824, यानी 13.824। तो क्या मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। क्यूब जाएगा तो क्यूब रूट में परिवर्तित हो जाएगा, यानी ये 13.824 आ गया। अब इस प्रश्न को देखो, ऐसा प्रश्न आपको मैंने कराया है ना घनमूल में, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, अब इस ए को छोड़ो, हम इसके नीचे बट्टे 1 मान सकते हैं, बटे 1 दशमलव हटा के जितनी संख्याएं उतने जीरो, यानी 1000 जीरो। तो ये हमारा निकल कर के आएगा, ये निकल कर आएगा 13,824 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और ये क्यूब रूट है। अब इनके अलग अलग आप घनमूल निकाल लो। अब 1000 का तो पता है कि 10 होगा, लेकिन इसका नहीं पता, तो हम इसके फैक्टर कर लेंगे। 13,824, इसका हम घनमूल कैसे निकालते हैं आपको पता, फैक्टर कर लेंगे। 2 से काटेंगे 6 बार, 1 बच्चा 9 बार, 1 बार और 2 बार। फिर 2 से काटेंगे 3 बार हो गया, 2 3 6, 2 चौके 8, 1 बच्चा 11, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे 1 बार, 2 सत्ती 14, 2 अट्ठी 16 और 2 अट्ठी 16 हो गया, ठीक है ना। 2 एकम 2, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16। इसको 2 से काटेंगे 8 बार, 6 बार और ये चला जाएगा 4 बार। फिर 2 से काटेंगे 4 बार, 3 बार और 2 बार, 432 आ गया। फिर काटो भैया 2 बार, 1 बार, 6 बार, 216। और 216 आप डायरेक्ट काट सकते हो, 6 का क्यूब है, 6 चाह के 36 छक्का 216 डायरेक्ट काटोगे। 6 से 36 बार में जाएगा और 6 से 6 बार में जाएगा, 6 से 1 बार में जाएगा। तो आपको क्यूब रूट निकालना मतलब 3 3 के पेयर बनाने हैं। तो एक पेयर आपका 3 ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। 6 दूनी 12 और 12 दूना कितना आ गया, 24 आ गया। यानी हम ऊपर क्या कह सकते हैं, ऊपर हम कह सकते हैं 24 और 10, 1000 का मतलब 10। अब 24 को 10 से भाग करोगे तो ए कितना आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा, वो भी मीटर में। अब आप ए कहोगे कि ए तो आपकी भुजा आई है, चूँकि क्वेश्चन में मेंशन था ये घनाकार है, क्यूब के आकार का है। और क्यूब की चाहे लंबाई ले लो, चाहे चौड़ाई ले लो, चाहे ऊंचाई ले लो, सारा कुछ सेम होता है। तो अगर यहाँ ऊंचाई ना पूछकर आपसे लंबाई पूछता तो भी 2.4 होता,
चौड़ाई पूछता तो भी 2.4 होता, लेकिन हमसे ऊंचाई पूछे हैं तो वो भी कितना होगा 2.4 मीटर। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, नोट कर सकते हो 2.4 मीटर। यही क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। इसको नोट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई ना, कोई दिक्कत नहीं है। आओ अब प्रश्न संख्या 4 देखो, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप अच्छे से लगाना सीख लो, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 1,94,491 में घटा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। यहाँ बात कर रहा सब्ट्रैक्ट करने की, घटाने की। और जब घटाने की बात करता था तो हम क्वेश्चन को कैसे लगाते थे, हमने आपको बताया था कि जो संख्या दी गई है उस संख्या को लिखो। 1,94,400 कितना है, 1,94,491, ये 491। अब सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल, क्योंकि पूछे संख्या क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो हम इसमें भाग विधि का प्रयोग करेंगे। भाई पीछे से पेड़ बनाएंगे, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, है ना। मैंने सिखाया भाग विधि का प्रयोग करना। अब भाग विधि का प्रयोग करके स्क्वायर निकालो। 19 किसका स्क्वायर है, या 19 के आसपास की संख्या का स्क्वायर है। 19 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो होता है 4, यानी ये हो गया 4 का स्क्वायर 16। अब हम खींचेंगे लाइन, इसी 4 को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो 4 4 हो गया 8, 19 में से 16 जाएगा तो 3 बचा। अब हमेशा हम पूरा जोड़ा उतारेंगे, तो पूरा जोड़ा हमारा 44 है, 44 उतार लिया। अब कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा, जाहिर सी बात है। 8 चौके 32, 4 चौके 16, तो जितनी बार जाएगा 4 यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा, गुणा कराओ, 4 चौके 16, 1 आ गया, 4 अट्ठे 32, 32 से कितना आ गया, 33 आ गया। इसी 4 को उठा के आपको यहाँ ऐड कर देना है, तो ये 84, 4 कितना हो गया भैया, 88 हो गया। यहाँ 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचा। और अब देखो कुछ बचा, 3 से 3 गया, कुछ नहीं, यहाँ गया तो कुछ नहीं बचा। अब क्या करेंगे, अगला पूरा जोड़ा उतारेंगे, वो कितना है, 91। कितनी बार चला जाएगा, बोलो जरा, 1 बार चला जाएगा ना, तो ये 1 बार चला जाएगा। 1 हमने यहाँ लिखा, 1 1 कम 1 हो गया, 1 अट्ठे 8 और 1 अट्ठे 8। इसी 1 को उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो यहाँ तो आपका कितना बचेगा, 10। ये आपका क्या बचेगा, शेष बच जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 882। अब एक बात हमें बताओ, ये शेष अगर ना होता, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो, अगर ये शेष ना होता तो संख्या तो पूरी पूरी कट जाती, तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता 441 का। तो अगर ये शेष ही ना हो, इसी को घटा दें, तो वही हमारा भाई आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ भी रहा कि से छोटी संख्या को घटा दें। तो कौन सी संख्या हम घटा देंगे, हम लिखेंगे अतः 10 घटाने पर, यानी वह संख्या कौन सी होगी, तो 10 होगी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्योंकि भैया 10 घटा देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ 881 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, 441 का स्क्वायर बन जाएगा। तो याद रखना, जब आपसे पूछेगा कि पूर्ण वर्ग बन जाए और घटाने की बात करेगा, तो आप इस मेथड का प्रयोग कर सकते हो। भाग विधि आसान है, गुणनखंड विधि लगाओगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन आप यहाँ पर गुणनखंड विधि लगा देते तो आपको पता ही नहीं चलता जल्दी से कि इस संख्या को किससे काटें। मैंने भाग विधि लगा के तुरंत उत्तर ले आया। तो जब संख्या ऐसी आ जाए जिसको आप ना समझ पाओ कि किस संख्या से कटेगा, किससे विभाजित होगा, तो भाग विधि का प्रयोग करके आप अपने उत्तर निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कितना आ गया, 10 आ गया राइट आंसर, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये क्वेश्चन आसान है और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ भी क्वेश्चन है। ये 5 नंबर, इससे पहले भी मैंने आपको जब पढ़ाया था द्विघात समीकरण, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, √2x² प्लस के 7x प्लस के 5 √2
बराबर 0 के गुणनखंड करो। आओ जरा लगाते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 कितना है, √2x प्लस में, ये √2x प्लस में 7x प्लस में 5√2 इज इक्वल टू 0। अब ये कैसा है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कैसा होता है, तो वो होता है ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, इसी फॉर्म में होता है ना। तो मैंने आपसे इतना पूछा कि a बराबर कितना है, आप कहोगे √2, a के स्थान पर √2 है, b बराबर कितना है तो 7 है, c बराबर कितना है तो वह 5√2। अब इतना करने के बाद सर्वप्रथम क्या होता है, a और c का मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पर करते हैं, अगर a इंटू सी, तो a इंटू सी क्या आएगा, a है √2 और c है 5√2, गुणा कराएंगे 5 × 5 √2, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब जो भी a और c आएगा उनके ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने या घटाने पर b वाली नंबर आनी चाहिए। तो ये तो साफ दिख रहा, 5 दूनी 10, यानी 5 में 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और वही हमको यहाँ लाना था। अब हम देखेंगे, सवाल को लगाएंगे, तो हमने सबसे पहले लिखा √2x प्लस में 7x को हम क्या लिख सकते हैं 5x प्लस में 2x, और प्लस में हो जाएगा हमारा 5√2 बराबर के 0। कॉमन ले लो, ये 2 का पेयर इधर बन रहा है, 2 का पेयर इधर बन रहा, इधर कॉमन क्या मिल रहा है, x मिल रहा। तो ये x से x गया, √2 हो गया, है ना, x² था, √2x², तो ये √2x हो गया भाई, और प्लस में क्या आ गया 5 आ गया, ठीक ना। अब इधर कॉमन क्या लें, इधर तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे 2 लिखा है तो 2 को हम √2 प्लस √2 इंटू √2 भी कह सकते। अगर 5 लिखा है तो हम इसको √5 इंटू √5 भी कह सकते। मान लिया 100 लिखा है तो हम इसको √100 इंटू √100 भी कह सकते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं इस मैं इस 2 को 2 की नज़र से नहीं देखूंगा, मैं इसको देखूंगा √2 इंटू √2, और मैं यहाँ से अगर प्लस के √2 कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा क्या, क्योंकि मैं 2 को √2 लिख सकता हूँ, एक √2 चला जाएगा तो एक √2 बच जाएगा, और ये x बच गया। प्लस में √2 से √2 कैंसिल 5 और बराबर 0। अब देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है √2x प्लस में 5, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस में √2 बराबर 0। अब आप इनसे तुलना करा लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 5, उधर जाएगा माइनस में, √2 नीचे आ जाएगा, एक वैल्यू आ गई माइनस के 5/√2, यहाँ से x बराबर क्या आएगा माइनस के √2, और यही इसके गुणांक हो जाएंगे, यही गुणनखंड हो जाएंगे, यही गुणनखंड हो जाएंगे। ये क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पेपर में आ भी चुका है ये क्वेश्चन, तो इस बार भी ऐसा क्वेश्चन अगर बन जाएगा तो बस आप एक चीज़ दिमाग में याद रखना कि ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस के bx प्लस के c, और इसी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते क्वेश्चन को, चाहे जो फिर आ जाए हम क्वेश्चन को लगा लेंगे, ठीक है ना। क्लियर बात हो गई है। चलिए, तो 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम 6वें क्वेश्चन पे पहुंचेंगे और उस क्वेश्चन को हम लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए भाई, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 6, देखो सारे क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है, ये आपके बुक के प्रश्न हैं। 2 बुकों को मैं साथ में लेकर चल रहा हूँ, एक तो राखी पब्लिकेशन और दूसरी है ठाकुर प्रकाशन। इन दोनों बुकों को मैं साथ में लेकर चल रहा हूँ, तो आपका तो बढ़िया सा सिस्टम बन जाएगा दोनों बुकों को एक साथ में हल करने का, ठीक भाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं, ये क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये है आपका √2x डिवाइडेड बाई है आपका √441 बराबर है आपका कितना 0.02 में x का मान बताना है। ये x की वैल्यू बताना है कि x का मान क्या होगा। क्वेश्चन आसान है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ज़रा देखो,
हमने क्या बताया था आपको, हमने आपको घातांक में कई नियम बताए थे। हमने कहा था कि मान लीजिए ऐसे लिखा है √a/√b, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है √a/b, भाई यही तो हो सकता। और इस बटे को ही तो हम भाग भी कहते हैं, तो चाहे इस तरह लिखा हो चाहे इस तरह लिखा हो, बात तो सेम ही है। यानी हम इसको लिख सकते हैं √x/√441 इज इक्वल टू 0.02। तो अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे लिख दूँ x/441 पूरे पर रूट चढ़ा के अकॉर्डिंग टू दिस रूल, और ये बराबर किसके होगा 0.02 के। आपसे x का मान पूछे है तो x आप कैसे हटा सकते हो, बस कुछ मत करो, रूट हटाना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। आपको लिखना क्या है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर, दोनों पक्षों का अगर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर x/441, इसका भी स्क्वायर, और बराबर उधर हो जाएगा 0.02, इसका भी स्क्वायर। अब आपको पता स्क्वायर से ये रूट आपका कट जाएगा, यानी ये बचेगा x/441 और यहाँ बचेगा 0.02, और स्क्वायर का मतलब इसी संख्या से गुणा करा दो, ना कराओ गुणा 0.02। यहाँ से x का मान आसानी से निकाल सकते हो। अब x का मान आप आसानी से कैसे निकालोगे, 441 बटे से इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी x बराबर अल्टीमेटली इधर आप लिख दो 2 दूनी 4, या आप ऐसे लिखो 0.02 गुणे 0.02 और गुणे आ जाएगा 441। गुणा कराओ भैया इसको, तो 2 एकम 2 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, और फिर हो गया 2 चौके 8, 882। 0.2 अंक पहले लगा था ना, तो 0.2 अंक पहले लगाओगे 8.82 आ जाएगा, है ना। और फिर गुणा आपका कितना है 0.02। जब गुणा कराओगे तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 अट्ठी 16 हासिल 1 आ गया, 2 अट्ठी 16 1 17 आ गया, ठीक है ना। अब दशमलव कितने अंक पहले लगेगा, 4 अंक पहले, क्योंकि यहाँ पर भी 2 अंक पहले लगा है, यहाँ पर भी 2 अंक पहले लगा, तो टोटल 4 अंक पहले लग जाएगा। उत्तर आ जाएगा 0.1764। ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 0.1764 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 6 का। ठीक भाई, क्लियर बात हो गई ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न संख्या 7 आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसको ज़रा अच्छे से समझना। इसमें दिया गया है कि आपको 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात बताने हैं, 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं हम, ये है 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो। त्रिकोणमितीय रेशियो आपको निकालना है, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो, ये प्रश्न है। अब डायरेक्ट आप ना लिख देना, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको निकालना है। कैसे, तभी तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, 2 नंबर का प्रश्न आता है ये, तो आप इसको समझ कर चलिए। 30 अंश का बताया मैंने, 60 अंश का बताया, 90 अंश का बताया, बचा था आपका तो 45 अंश का, तो इसको भी समझो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्वप्रथम एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। समद्विबाहु त्रिभुज कैसे बनाएंगे, तो आओ जरा समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। हमने कहा ये आपका क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसका नाम मैंने रख दिया ए, बी और सी। ए वर्टेक्स के सामने ए और सी वर्टेक्स के सामने ये 2 बराबर हो जाएंगी। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर एक आपका 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल, तो इसके सामने ये भुजा कर्ण। समद्विबाहु त्रिभुज की आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तो हमने 2 भुजाएं क्या कर दी, इक्वल कर दी। 2 भुजाएं बराबर, क्योंकि ये तो किसी हालत में नहीं बराबर हो सकती है, क्योंकि ये क्या है, ये कर्ण है, और कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। आधार और लंब ये बराबर कर दिया मैंने, बेस एंड परपेंडिकुलर ये बराबर कर दिया, बट हाइपोटेनस मैंने इक्वल नहीं किया,
क्योंकि ये तो सबसे बड़ी भुजा होती। अब यहाँ से मैं कर्ण की वैल्यू निकाल लूँ और अपने सारे मान बता सकता हूँ। तो कर्ण का क्या पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय मतलब कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर BC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना। अब AC का स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा तो AB कितना है A, तो A स्क्वायर हो गया, प्लस BC है A तो A स्क्वायर, AA हो जाएगा 2A स्क्वायर, और ये AC यहाँ से हटाएंगे तो ये रूट के अंदर आ जाएगा। ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, यानी AC क्या आ जाएगा, √2A आ जाएगा। AC क्या आ जाएगा, √2A आ जाएगा। अब AC आपको पता चल गया, कर्ण कितना है, √2A। अब आप सारे मान निकाल सकते हो। सबसे पहले आप निकालिए साइन 45 डिग्री का मान, साइन के बाद आपको निकालना है कॉस 45 डिग्री का मान, फिर आपको निकाला है tan 45 डिग्री का मान। इन तीन निकालोगे तो आपको तीन अपने आप पता चल जाएंगे, कॉसेक 45 डिग्री का मान और शेक 45 डिग्री का मान, देन लास्ट में tan और कॉट होता है तो कॉट 45 डिग्री का मान। कैसे निकालेंगे, आपको पता साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता, tan थीटा लाल बटे कक्का लंब बटे आधार, तो ये होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है, बात को मेरी समझना, अगर ये 90 अंश है, ये 90 अंश है, ये साइड बराबर हैं तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, यानी ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, तभी ना तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा, क्योंकि ये दो साइड बराबर तो इनसे लगने वाला एंगल भी बराबर। याद रखना त्रिभुज में मैंने बताया था जब संगत भुजाएं बराबर होती तो संगत कोण भी क्या होते, बराबर। कोई भी एक एंगल ले लो, मैंने ये एंगल सब में मैं इस एंगल को लेकर चलता हूँ 45 डिग्री, एंगल C से मैं लेकर चलता हूँ, तो इसके हिसाब से लंब क्या हो जाएगा A और कर्ण क्या हो जाएगा √2A, तो ये हो जाएगा A/√2A। A से A खत्म, यानी कितना आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। यानी साइन अगर मैं पूछूं साइन 45 अंश का मान 1/√2। ऐसे कर्ण में निकालेंगे, कर्ण होता आधार बटे कर्ण, लंब के हिसाब से ये, एंगल के हिसाब से आधार ये कर्ण ये, तो ये भी हो जाएगा A/√2 के A से A खत्म, तो ये कितना आ जाएगा 1/√2 कॉस 45 अंश का मान। tan थीटा लंब बटे आधार, लंब है A और आधार है A, तो ये हो जाएगा A/A से A खत्म, तो उत्तर 1 आ जाएगा। ये तीन हमें पता चल गए। तीन मेन होते हैं रेशियो, तीन इसके अपोजिट होते हैं, तो चाहे तो आप यहाँ अपोजिट रेशियो निकाल दो, तो डायरेक्ट मान लिख दो। तो साइन और कॉसेक एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, उल्टा, तो ये 1/√2 है तो ये √2 हो जाएगा। कॉस और सेक अगर ये 1/√2 है तो ये 2 हो जाएगा, अगर tan 1/1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। आंसर आपके सामने है। ऐसे निकालना है आपको त्रिकोणमिति 45 डिग्री के मान। मैंने आपको 30 अंश भी निकालना बताया, और पेपर में एक छपेगा क्वेश्चन, चाहे तो 30 डिग्री का पूछ लेगा, चाहे तो 45 का पूछ लेगा, चाहे तो आपसे 60 का पूछ लेगा, चाहे 90 से पूछ ले, सब मैंने निकालना बताया। अब अगर आप ना कर पाओ तो गलती आपकी है, फिर आपको चीज़ें खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, ठीक है ना, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सी बात करेंगे हम, 8 की। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है और उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, है ना। देखिए वीडियो को आप शेयर ज़रूर किया करो, अपने मित्रों के संग पहुँचाओ एक बार उन तक वीडियो, फिर उनको पसंद लगे या ना लगे आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, एक बार उन तक पहुँचाओ ज़रूर क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि 5 tan थीटा, इफ़ 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा 5 sin थीटा, 5 sin थीटा प्लस में 3 माइनस है भाई, माइनस है 3 cos थीटा, और बट्टे में आपका क्या है, बट्टे में है sin थीटा प्लस में है 2 cos थीटा, प्लस में 2 cos थीटा का मान आपको बताना है। इसका मान बताना है, क्या हो जाएगा मान।
बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हम कैसे लगाएंगे ज़रा मेरी बातों को समझने का प्रयास करना। कुछ नहीं करना है, आपको तीनों साइड पता होनी चाहिए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को हल करूँगा तो ये 5 उठकर जाएगा उधर 4 के नीचे चिपक जाएगा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 4/5 आएगा। और tan थीटा होता कितना है, लाल बटे कक्का लंब बटे आधार होता है। भाई इससे चेक कर लो ना, लाल बटे कक्का, तो यहाँ से होगा लंब बटे आधार L/A। अब अगर लंब आपका 4 है, आधार आपका 5 है, तो आप कर्ण निकाल सकते हो ना। उसके लिए आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम रखा APQ और R, मैंने नाम रख दिया। ये है तो मैंने एंगल मान लिया कि इस एंगल की मैं R की बात कर रहा हूँ, तो इसके हिसाब से लंब कितना होगा 4 और आधार कितना होगा 5। कर्ण कितना होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी अगर मैं PR की बात करूं तो √4 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, ये रूट के अंदर। तो रूट 16 25 कितना हो जाएगा 41। ये किसका मान आया PR, और PR क्या था आपकी कर्ण थी, कर्ण का मान आ गया √41। तीनों साइडें पता है, केवल यहाँ मान रखना है। आओ जरा इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं। सबसे पहले हमने 5 है तो 5 एज इट इज़ लिखा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण माइनस में 3 इंटू कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण हो गया। फिर बटे यहाँ पर साइन थीटा लंब बटे कर्ण और प्लस में क्या है 2 इंटू कॉस थीटा आधार बटे में कर्ण हो गया। मान रखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 इंटू, अब जो मैंने एंगल लिया था उसी एंगल के हिसाब से चलना है। ये एंगल, इस एंगल के हिसाब से लंब 4 हो जाएगा, कर्ण √41 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 4 बटे √41 माइनस में 3 बटे आधार कितना है 5, तो 5 बटे √41, ये आ जाएगा 5 बटे √41 बट्टे में क्या आ जाएगा, तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 4 और कर्ण कितना √41, तो यह आ जाएगा 4 बटे √41 माइनस है ना यहाँ पर, सॉरी प्लस है, प्लस है तो ये प्लस हो गया। और ये हो गया 2 इंटू आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है √41, तो ये हो जाएगा 5 बटे √41। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 बटे √41, ये हो गया 20 बटे √41 माइनस में 5 तियाँ कितना हो गया 15 बटे √41। भाई 20 बटे √41 15 बटे √41 और बटे ये 4 बटे √41 प्लस 5 दूनी 10 बटे, तो 4 बटे √41 प्लस में क्या आ गया 10 बटे √41। हर बराबर हैं, ले लो हर, तो यहाँ जब आप हर ले लोगे तो ऊपर 20 में से 15 जाएगा तो 5 बटे √41 बच गया ऊपर। नीचे 10 4 14, 14 बटे √41 नीचे बच गया, तो 14 बटे √41 बच गया। √41 से √41 ख़त्म, उत्तर कितना आ जाएगा 5 बटे 14। इस प्रश्न का जवाब कितना आएगा 5 बटे 14 आ जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। 5/14 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे, उसमें कोई दो बात नहीं थी। आप इस पूरे इक्वेशन को अगर आप तीसरी साइड नहीं निकालना चाहते थे ना, कोई बात नहीं मत निकालते, लेकिन अगर आप इसको तीसरी साइड बिना निकाले लगाते तो आपको इस पूरे को कॉस थीटा से डिवाइड करना पड़ता। अगर साइन को कॉस से डिवाइड करते साइन बटे कॉस, टैन थीटा वैल्यू रख देते, साइन कॉस टैन थीटा, कॉस से कॉस खत्म हो जाता, यहाँ 2 बचता, यहाँ कॉस से कॉस खत्म हो जाता, माइनस के 3 बचता, तो उत्तर एक लाइन में आ सकता था। बट आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं सीखना है, जो मैं बता रहा हूँ यही कंसेप्ट फॉलो करना, याद रखना, यही आपको पूरे नंबर दिलाएंगे। मैथ जब डिस्क्रिप्टिव होता है ना, जब मैथ में पॉइंट टू पॉइंट लिखने को होता है, कभी आपने एकेडमिक क्लासों में 5 6 7 10 तक जब आप टेस्ट देते होंगे तो अगर आप बराबर का भी चिन्ह नहीं लगाते थे ना, तो उसके भी नंबर काट लेते थे मास्टर ना, टीचर लोग। तो ऐसे भी आपको यहाँ पर भी, क्योंकि आपका टीचिंग एग्ज़ाम है, अगर आप ही छोटी छोटी गलतियाँ करोगे तो सोचो फिर वो क्या समझेंगे। तो इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप ही लगाना है, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए
सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वो क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न संख्या 9 क्या है जरा समझो। क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक रोलर का व्यास, एक रोलर है आपका, एक रोलर का डायमीटर आपको दिया गया है व्यास, वो कितना दिया है 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। व लंबाई दी गई है कितनी, तो लंबाई कितनी दी गई है भाई, वो दी गई है 2 मीटर, लंबाई 2 मीटर है। पूछा है तो 50 चक्कर में, 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। 50 चक्कर में जो रोलर है ना, रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा, कितने मीटर स्क्वायर चलेगा। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस क्या है यूनिट का कमाल है। अगर यूनिट आप समझ गए इस क्वेश्चन की तो आप तुरंत लगा दोगे, यूनिट नहीं समझ पाए तो नहीं लगा पाओगे। अब मैं आपको थोड़ा सा फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। रोलर कैसे बनता है ज़रा हमें बताओ भाई। रोलर आपने देखा होगा भाई, रोड बनते हुए देखा होगा ना, तो ये आपका रोलर कुछ इस प्रकार से बनता है, कुछ इस प्रकार से रोलर आपका बनता है ना। यहाँ से आपकी 2 ऐसे स्टिक निकली होती हैं जो जुड़ी होती हैं किसमें, स्टीयरिंग में। तो ये आपका ऐसे रोलर बना हुआ है, ठीक है ना, ये ऐसे रोलर। तो ये एक्चुअल में है क्या, रोलर इज जस्ट लाइक बेलन। अरे भाई सिलेंडर ही तो होगा तो बेलन हो गया। अगर बेलन हो गया तो आपको इसका व्यास दिया गया, व्यास का मतलब ये पूरी दूरी दी गई है डायमीटर। अगर डी की वैल्यू आपको दी गई है डायमीटर 70 सेंटीमीटर, तो कितने लोग हमें रेडियस बता सकते हैं। अगर व्यास 70 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या इसका आधा 35 सेंटीमीटर नहीं होगा, अरे बिल्कुल होगा। फिर आपको लंबाई, लंबाई का मतलब ये यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी दी गई हाइट, और वो कितनी दी गई 2 मीटर दी गई। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको मीटर स्क्वायर में बताना है, वो भी किसमें, जब रोलर 50 चक्कर चलेगा। रोलर ऐसे करके 50 चक्कर चलेगा ना, मतलब इस सतह पर वो चलेगा ना कि अंदर कुछ होगा। तो मतलब इसका क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अगर मैं रोलर का एक चक्कर निकालूं, एक चक्कर किसके बराबर होगा, तो रोलर का जो एक चक्कर है ना वो बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हो कि रोलर का जो एक चक्कर होगा वही बेलन का वक्र पृष्ठ होगा। अच्छा संपूर्ण पृष्ठ क्यों नहीं होगा, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ में तो ये एरिया भी जुड़ जाता ना दोनों सर्किल का, पाई आर स्क्वायर, लेकिन वो नहीं, केवल रोलर ऐसे चलेगा इस तरीके से, तो इसीलिए वक्र पृष्ठ होगा ना कि संपूर्ण पृष्ठ। तो बस यहाँ से हम निकाल सकते हैं भाई रोलर का वक्र पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठ बेलन का, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, और यहाँ से आप वैल्यू रखोगे 2 इंटू पाई आर का मान होता है 22/7, रेडियस है 35 सेंटीमीटर। बट याद रखना यहाँ पर आप 200 सेंटीमीटर ऊंचाई रखोगे ना कि 2 मीटर, तो मैं रखूँगा 200 सेंटीमीटर। 7 से काट दिया 5 बार में, 1000 हो गया, 22 दूना 44 हो गया भाई, 1000 22 दूना 44, तो ये कितना आ जाएगा 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। लेकिन आपको बताना मीटर स्क्वायर में है, तो मीटर स्क्वायर में बताने के लिए आप इसको 10,000 से डिवाइड कर दोगे। ये 1 2 3 जीरो कट गए, 1 जीरो यहाँ पर चिपका देंगे, यानी ये कितना आएगा 4.4 आ जाएगा, 4.4 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया 4.4 मीटर स्क्वायर। ये एक चक्कर में आया है। आपको कितने चक्कर में बताना है, 50 चक्कर में। 50 चक्कर चलोगे तो कितना, अब गुणा करा दो भैया, 50 5 चौक 20, 5 चौक 20, यानी ये आ जाएगा 50 चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी, 50 चक्कर में
चली गई दूरी, तो 50 चक्कर में चली गई दूरी यानी 4.4 इंटू के 50 गुणा कराओगे ये 0 आ जाएगा। 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 22.1 अंक पहले काट दिया, यानी कितनी आ जाएगी 220 मीटर स्क्वायर। 220 मीटर स्क्वायर क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। इस क्वेश्चन पे स्टार बना लो, ऐसा क्वेश्चन आएगा, लिख के रख लो। ये क्वेश्चन आपका था सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये था आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन। बोलो समझ में आ गया कि नहीं। देखिए जो क्वेश्चन आपके समझ में ना आया करें उनको आप कमेंट कर दिया करो, मैं नेक्स्ट क्लास में उनको फिर से बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप लोगों की कमेंट ही नहीं करते हो, बस जो बता दिया वही सही है, सत्य बात है बिल्कुल, है ना, ऐसा नहीं। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास का, और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर देंगे। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। परीक्षा तक आपकी क्लासें ऐसे ही चलती रहेंगी, उसमें कोई दो बातें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, दो पॉजिटिव जो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक इंटीजर्स ना, पूर्णांक को क्या कहते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक के वर्गों का योग, के वर्गों का जो योग दिया है वो कितना दिया है 365 है। देन आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे पूछा गया पूर्णांक बताओ। वो दोनों इंटीजर्स आपको बताना है, पूर्णांक दोनों बताने हैं। इस प्रश्न को लगाओ। देखो क्रमागत का मतलब समझते हो ना आप लोग, क्रमागत का मतलब होता है कंसेक्यूटिव नंबर जो क्रम से आते हैं। जैसे मैंने माना कि एक के बाद क्रमागत संख्या कौन सी आएगी, कहोगे 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे करके क्रमागत संख्याएं चलती जाएंगी। लेकिन कभी क्या आपने इस चीज़ को सोचा है कि दो क्रमागत संख्याओं के बीच में एक का अंतर होता, मतलब जो भी अगर मैं कह दूँ 32 के बाद अगर मैं क्रमागत संख्या आपसे पूछूं तो आप करोगे प्लस के 1 और 33, यही ना आएगा। अगर मैं 33 के बाद के पूछूं तो प्लस 1 करोगे 34, अगर मैं 34 के बाद पूछूं तो प्लस 1 करोगे 35। यानी सीधा सा मतलब ये है कि क्रमागत संख्याएं अगर हमें दूसरी उसके बाद वाली ज्ञात करना है तो हमेशा +1 करते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ 5 होगा +1 होगा, बस यही कंसेप्ट आपको यहाँ लगाना है। दो क्रमागत पूर्णांक हैं, मान लो कोई, मान लिया मैंने कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसको मैंने x मान लिया, तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा x+1 आ जाएगा, तो x+1 आ गया, क्योंकि पूर्णांक धनात्मक है तो +1। अब क्वेश्चन कह रहा है इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग क्या होगा, तो आप देखो इनके वर्गों का योग अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलूँगा, मतलब प्रश्नानुसार चलूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, वर्गों का योग का मतलब x² प्लस में x+1 का स्क्वायर, और वर्गों का योग दिया कितना है 365 दिया गया। लगाओ क्वेश्चन को, ये x² एज इट इज़ रहेगा, ये a+b का होल स्क्वायर, a² यानी x का स्क्वायर प्लस के 2ab 2x हो जाएगा, ये 2x हो गया, प्लस में b² 1 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा 365 आ जाएगा। ये x² मिलकर क्या बनाएंगे 2x², प्लस में ये 2x हमारा ऐसे ही रहेगा, प्लस के 1 या हम 365 को इधर ले आएँ तो +1 माइनस में 365 बराबर उस तरफ बचा 0, तो ये बेसिकली बचेगा क्या आपका 2x² प्लस में ये बचेगा 2x माइनस में बचेगा 364 बराबर में कितना बच गया 0। अब मैं एक आपको लॉजिक बताया था मैंने, हो सकता आपको याद हो। अब इस समीकरण को देखो, 364 दुना कितना हो जाएगा 364 दुना 600, 720, 728 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आप 728 के फैक्टर कर पाओगे नहीं। जब क्वेश्चन ऐसा बनेगा तो आपको क्वेश्चन में एक कॉमन चीज़ मिल जाएगी। इस पूरे क्वेश्चन में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं कह सकता हूँ इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इस समीकरण को जो कॉमन मिल रहा उससे भाग दे दो,
2 कॉमन मिल रहा तो मैं लिख सकता हूँ 2 से भाग देने पर। आपको मैंने बताया था कि किसी भी समीकरण में हम गुणा करेंगे तो पूरे में करेंगे, भाग करेंगे तो पूरे में करेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब हम 2 से भाग करेंगे तो आप देख लो यहाँ एक्स स्क्वायर 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा, प्लस में ये 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा, क्या बचेगा, प्लस में x बचेगा, माइनस ये 2 से भाग करोगे तो आधा आ जाएगा, 2 एक कम 2, 2 अट्ठी 16 आ जाएगा, और 2 दूनी 4, 182 आ जाएगा। 2 एक कम 2, 2 अट्ठी 16, 2 दूनी 4 बराबर 0 को 2 से भाग करोगे तो 0 ही आ जाएगा। बन गया आपका आसान सा क्वेश्चन। अब इसकी तुलना कर लो किससे, यहाँ a बराबर कितना है भैया 1 है, b बराबर भी 1 है, c बराबर कितना माइनस के 182 है। a और c करोगे तो माइनस 182 ही आएगा। इसके गुणनखंड करो कि 1 आना चाहिए प्लस में, तो 14 और 13 होता है, 14 13, 13 चौके 52, 13 एकम 13 5 18 182। अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में आपका हो जाएगा 14x माइनस में 13x और माइनस में क्या आ जाएगा 182 इज इक्वल टू 0। कॉमन लो, इधर x कॉमन मिल रहा तो ये x प्लस में 14 हो जाएगा, इधर माइनस में 13 कॉमन मिल रहा तो x माइनस में लिए तो प्लस में x प्लस 14 बराबर 0, क्योंकि 182 को 13 से डिवाइड करेंगे 14 टाइम्स चला जाएगा। तो ये x प्लस में 14 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में x माइनस का 13 बराबर 0। x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से x बराबर माइनस 14 आएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो ये प्लस के 13 आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा, पॉजिटिव इंटीजर्स धनात्मक संख्या लेनी है। तो धनात्मक संख्या लेने मतलब x का कौन सा मान लें, तो अगर धनात्मक संख्या लेनी है तो हम ये लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा ना, तो निगेटिव तो हमें लेना ही लेना नहीं है। तो x का मान कितना आएगा 13, यानी पहला पूर्णांक क्या आ जाएगा, तो पहला पूर्णांक आपका 13 आ जाएगा और दूसरा पूर्णांक 13 प्लस में 1 कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ये क्वेश्चन का जवाब है। आप निगेटिव नहीं ले सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये कैसे हैं, पॉजिटिव धनात्मक क्रमागत पूर्णांक हैं, तो इसीलिए मैंने पॉजिटिव ही कंसीडर किया x की वैल्यू, ना कि निगेटिव। तो 10 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। अब कम से कम आपके 10 से 12 दिन मॉक ही चलेंगे, याद रखना 10 से 12 दिन मॉक चलेंगे। हमारा एम क्या है, आपको भले बुरा लगे वो कोई बात नहीं है, मैं आपकी बुक, जो आपकी बुक है ना, ये दोनों राठी और ठाकुर, इनके जो सभी क्वेश्चन हैं आल क्वेश्चंस इनको मैं क्या कराऊंगा, कम से कम दो बार आपको इनको सॉल्व कराऊंगा। अब अगर आप पढ़ोगे तो फ़ायदा होगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं फ़ायदा होगा, क्योंकि हमने इस चीज़ का एहसास किया। हम खुद करंट की क्लास हम अगर सुबह लेते हैं, आप सभी को पता होगा गौरव सर की, हम करंट की क्लास लेते हैं ना, तो हमने इस चीज़ को देखा है कि जो चीज़ बार बार हमारे आंखों के सामने से गुजरती है ना, बार बार हम उसी चीज़ को देख लेते हैं, तो वो चीज़ हमें बिल्कुल अच्छे से दिमाग में सेट हो जाती है। ऐसे देखो, करंट के क्वेश्चन हमसे बहुत गलत होते थे। हमने क्या किया कि करंट की क्लास देखते रहे, हम करंट की क्लास क्या करते थे, चला के रख देते, अपना काम करते थे, करंट की क्लास चला करती थी। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि जब भी मेरे सामने वो क्वेश्चन आया तो मुझे याद नहीं था वो क्वेश्चन एग्जैक्ट कि ये होगा, बट मैंने ऑप्शन देखा तो मैंने टिक कर दिया कि हाँ ये मैंने पढ़ रखा है। ऐसा कैसे हो पाया, ऐसा इस तरीके से हो पाया कि हमने उस क्वेश्चन को 2-3 बार देखा था, 2-3 बार हमारे आंखों से गुजरी थी। बिल्कुल वही जैसे मूवी, एक बार हम लोग मूवी देख लेते तो आधी कहानी याद हो जाती, 2 बार देखते आधी से ज़्यादा, 2-3 बार देखते तो पॉइंट टू पॉइंट याद हो जाता कि उस झरने पर वहाँ पर मिलन समारोह हुआ था, वहाँ पर विलेन ने हीरो को मारा था, हमें सब कुछ याद हो जाता है। तो इसीलिए सारे क्वेश्चन कराऊंगा, 10 से 12 दिन मॉक टेस्ट चलेंगे, आपका बहुत प्रॉफिट होगा, याद रखना। और ये सारे आपके 2 बुक हैं, राठी और ठाकुर प्रकाशन। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा तो टेलीग्राम में लिंक है, उसको फटाफट से ज्वाइन करो और क्वेश्चन आप भेजो। कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।